हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेंटेंस मास्टर क्लास। इसमें हम सेंटेंसेस को बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, डेफिनेशन, पार्ट्स, टाइप्स, रूल्स और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस के साथ। तो तैयार हो जाइए अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सेंटेंस। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मैं केवल इतना बोलूँ बुक, तो क्या आपको पूरी बात समझ में आई? नहीं, केवल बुक बोलने से पूरी बात समझ में नहीं आती। अगर मैं बोलूँ आई एम रीडिंग अ बुक, अब क्या पूरी बात समझ में आई? हाँ, यही फर्क होता है वर्ड और सेंटेंस में। आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनता है और हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस क्यों नहीं होते। व्हाट इज अ सेंटेंस? अब हम सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन सीखेंगे। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट और कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का ऐसा समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो पूरी बात या पूरा अर्थ बताता है। याद रखिए, केवल शब्द होना काफी नहीं है, उन शब्दों से पूरी बात समझ में आनी चाहिए। यानी जब कुछ वर्ड्स मिलकर हमें पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं तब उसे सेंटेंस कहते हैं। अब हम स्लाइड में दिए गए एग्जाम्पल्स को एक एक करके समझेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। अब देखिए, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, अ स्टूडेंट मीन्स एक छात्र। इन तीनों वर्ड्स को मिलाकर पूरी बात बन रही है, इसलिए आई एम अ स्टूडेंट एक सेंटेंस है। अगर मैं केवल स्टूडेंट बोलूँ तो क्या सेंटेंस होगा? नहीं, क्योंकि पूरी बात नहीं बताई गई है। नेक्स्ट, सी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। सी मीन्स वह, इज रीडिंग पढ़ रही है, अ बुक एक किताब। अब हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। कौन? सी क्या कर रही है? रीडिंग कर रही है। क्या पढ़ रही है? बुक। इसलिए यह एक कंप्लीट सेंटेंस है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है वो पूर्व दिशा से उगता है। यह एक फैक्ट सेंटेंस है, इसमें हमें पूरी जानकारी मिल रही है, इसलिए यह भी एक सेंटेंस है। अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। फर्स्ट इज कंप्लीट मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। जैसे बर्ड्स कैन फ्लाई, इसका मीनिंग पूरा है, इसलिए यह करेक्ट है। लेकिन बर्ड्स कैन बात इनकम्प्लीट है, इसलिए यह सेंटेंस नहीं है। सेकेंड इज करेक्ट वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस में वर्ड्स का ऑर्डर सही होना चाहिए। आई प्ले फुटबॉल सही ऑर्डर है, जबकि प्ले फुटबॉल आई गलत ऑर्डर है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जैसे रिया सिंग्स ब्यूटीफुली, यहाँ रिया सब्जेक्ट है और सिंग्स ब्यूटीफुली प्रेडिकेट है। फोर्थ इज करेक्ट ग्रामर, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ही गोज टू स्कूल सही है, लेकिन ही गो टू स्कूल ग्रामेटिकली एरर है। एंड फिफ्थ इज प्रॉपर पंक्चुएशंस, सेंटेंस के टाइप के अकॉर्डिंग सही पंक्चुएशंस मार्क्स लगना चाहिए। स्टेटमेंट के लिए फुल स्टॉप, क्वेश्चंस के लिए क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अब हम समझेंगे कि सेंटेंस का यूज क्यों करते हैं और किसी सेंटेंस को हम आसानी से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, बुक, एप्पल, रन। ये सभी वर्ड्स अपने अपने प्लेस पर सही है, लेकिन जब हम इन्हें ऐसे अलग अलग बोलते हैं तो हमें पूरी बात समझ में नहीं आती। हमें पता नहीं चलता कि इन वर्ड्स से क्या बताया जा रहा है। इसलिए जस्ट वर्ड्स डू नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। लेकिन जब हम कहते हैं द बॉय इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ हमें पूरी बात क्लियरली समझ में आती है कि एक बॉय बुक पढ़ रहा है।
इसलिए सेंटेंस का मेन पर्पस है कि हम अपनी बात को कंप्लीट और क्लियर मीनिंग के साथ एक्सप्रेस करें। अब देखते हैं कि हाउ कैन आई फाइंड अ सेंटेंस। किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 4 बातें देखनी हैं। स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। सबसे पहले एवरी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, यानी सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, जैसे स्लाइड में दिया है द सन इज शाइनिंग। यहाँ सेंटेंस का पहला लेटर टी जो है वो कैपिटल में है। नेक्स्ट, एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। दूसरी बात, सेंटेंस के एंड में प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स होना चाहिए। दूसरी बात, सेंटेंस के एंड में प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स होना चाहिए। अगर हम कोई स्टेटमेंट बता रहे हैं तो फुल स्टॉप आएगा, अगर हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क्स आएगा, और अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। इसलिए सेंटेंस के एंड में सही पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हैज अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तीसरी बात, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट हमें बताता है कि हु और व्हाट, यानी कौन या क्या एक्शन कर रहा है, और वर्ब हमें बताता है कि व्हाट इज द एक्शन, यानी एक्शन क्या है। जैसे स्लाइड में है सी इज प्लेइंग, यहाँ सी सब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन कौन कर रहा है, सी, और प्लेइंग वर्ब है क्योंकि एक्शन क्या है, प्लेइंग। नेक्स्ट, गिव्स कंप्लीट मीनिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए, यानी सेंटेंस को पढ़ने या सुनने के बाद हमें यह समझ आ जाना चाहिए कि बात क्या कही जा रही है। जैसे स्लाइड में दिया है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इससे हमें पूरी बात क्लियरली समझ में आ रही है कि बर्ड्स स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, इसलिए यह कंप्लीट सेंटेंस है। तो याद रखिए, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहने के लिए वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स पर एंड होना चाहिए, उससे सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट वह हमें कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए। सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिकम्स अ सेंटेंस व्हेन इट हैज अ कंप्लीट मीनिंग। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और आज हम उनमें से सबसे पहले समझेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, यानी सेंटेंस में कौन या क्या मेन है। सिंपल वर्ड्स में सब्जेक्ट वह मेन पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग्स होता है जो सेंटेंस में कुछ करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया रीड्स अ बुक पहला सेंटेंस है। अब हमें पता करना है कि इस सेंटेंस में कौन पढ़ रहा है। हम क्वेश्चन करेंगे हु रीड्स अ बुक, आंसर आता है रिया, इसलिए यहाँ रिया इज द सब्जेक्ट क्योंकि सेंटेंस में रिया के बारे में बताया जा रहा है और वही बुक पढ़ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को समझते हैं। द डॉग इज रनिंग, यहाँ हमें पूछना है हु इज रनिंग, आंसर है द डॉग, इसलिए द डॉग इज द सब्जेक्ट। यहाँ हमें सेंटेंस में बताया जा रहा है कि डॉग क्या कर रहा है, वो रनिंग कर रहा है। नेक्स्ट, मुंबई इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब तीसरा सेंटेंस है, यहाँ हम पूछेंगे व्हाट इज अ ब्यूटीफुल सिटी, आंसर आता है मुंबई, इसलिए यहाँ मुंबई इज द सब्जेक्ट। यहाँ मुंबई कोई एक्शन नहीं कर रहा है बल्कि सेंटेंस में मुंबई के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक ब्यूटीफुल सिटी है। तो इससे हमें यह भी समझ आता है कि सब्जेक्ट हमेशा कोई एक्शन करने वाला ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वह पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग्स भी हो सकता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। रिमेंबर दिस पॉइंट। स्लाइड में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब,
यानी सब्जेक्ट यूजुअली वर्ब से पहले आता है। जैसे रिया रीड्स, यहाँ रिया सब्जेक्ट है और रीड्स वर्ब है। द डॉग इज रनिंग, यहाँ द डॉग सब्जेक्ट है और इज रनिंग वर्ब है। और मुंबई इज, यहाँ मुंबई सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। इसलिए सब्जेक्ट को फाइंड करने का एक आसान तरीका है कि सेंटेंस के बारे में हु या व्हाट का क्वेश्चन पूछें। तो याद रखिए, ऑलवेज फाइंड द सब्जेक्ट बाय आस्किंग हु और व्हाट अबाउट द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में कौन या क्या मेन है या आइडेंटिफाई कर लिया तो हम आसानी से सब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब हम सेंटेंस के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में समझेंगे, जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वह होता है जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, यानी सब्जेक्ट जो एक्शन करता है वह एक्शन किस पर्सन या थिंग्स पर हो रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वर्ब के बाद व्हाट, whom या which का क्वेश्चन पूछते हैं। सिंपल वर्ड्स में ऑब्जेक्ट वह पर्सन या थिंग्स है जो एक्शन को रिसीव करता है। ऑब्जेक्ट यूजुअली वर्ब के बाद आता है और ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज हो सकता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया रीड्स अ बुक। सेंटेंस में रिया सब्जेक्ट है क्योंकि रिया एक्शन कर रही है। रीड्स वर्ब है और वर्ब के बाद क्वेश्चन करेंगे। रिया रीड्स व्हाट, रिया क्या रीड कर रही है? आंसर है अ बुक। इसलिए अ बुक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि रीडिंग का एक्शन बुक पर हो रहा है। नेक्स्ट, सी पेंट्स अ पिक्चर। अब सेंटेंस है सी पेंट्स अ पिक्चर। यहाँ सी सब्जेक्ट है और पेंट्स वर्ब है। अब पूछेंगे सी पेंट्स व्हाट? आंसर है अ पिक्चर, इसलिए अ पिक्चर ऑब्जेक्ट होगा। आई वांट एन आइसक्रीम। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? आई। वांट क्या है? वर्ब। अब वर्ब के बाद पूछेंगे आई वांट व्हाट? आंसर है एन आइसक्रीम, इसलिए एन आइसक्रीम ऑब्जेक्ट होगा। द डॉग चेसेस द बॉल। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पर द डॉग सब्जेक्ट है और चेसेस वर्ब है। अब पूछेंगे द डॉग चेसेस व्हाट? आंसर है द बॉल, इसलिए द बॉल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है, पहले वर्ब आइडेंटिफाई करो, फिर वर्ब के बाद व्हाट, whom और which का क्वेश्चन पूछो। जो आंसर मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। सो रिमेंबर द ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब एंड रिसीव्स द एक्शन। अब हम सेंटेंस के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट को समझेंगे, जिसे कहते हैं प्रेडिकेट। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। द प्रेडिकेट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, यानी प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में प्रेडिकेट सेंटेंस का वह पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। इससे वर्ब और वर्ब से रिलेटेड बाकी वर्ड्स शामिल होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए कि प्रेडिकेट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है और इसमें वर्ब जरूर होता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। रिया रीड्स अ बुक। यहाँ रिया सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि रिया रीड्स अ बुक, इसलिए रीड्स अ बुक पूरा प्रेडिकेट है। यहाँ रीड्स वर्ब है और अ बुक वर्ब से रिलेटेड है, इसलिए दोनों मिलकर प्रेडिकेट बनाते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली। यहाँ द सन सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? बताया गया है कि द सन शाइन्स ब्राइटली, इसलिए शाइन्स ब्राइटली प्रेडिकेट हुआ। यहाँ शाइन्स वर्ब है और ब्राइटली वर्ब के बारे में
कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग। अब तीसरा सेंटेंस है यह। द बेबी सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? हमें बताया गया है कि द बेबी इज स्लीपिंग, बेबी सो रहा है, इसलिए इज स्लीपिंग क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। यहाँ इज स्लीपिंग वर्ब है और यह सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि बेबी क्या कर रहा है। अब लास्ट सेंटेंस देखिए, ही प्लेज फुटबॉल। यहाँ ही सब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं कि ही के बारे में क्या बताया गया है। बताया गया है कि ही प्लेज फुटबॉल, इसलिए प्लेज फुटबॉल प्रेडिकेट हुआ। यहाँ प्लेज वर्ब है और फुटबॉल वर्ब से रिलेटेड वर्ड है, इसलिए दोनों मिलकर प्रेडिकेट बनाते हैं। तो प्रेडिकेट को पहचानने का आसान तरीका है, पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद आने वाला वह पार्ट जिसमें वर्ब और उससे रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सो रिमेंबर, द प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब एंड कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, द प्रेडिकेट टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग इन द सेंटेंस। अब हम सेंटेंस के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट को समझेंगे जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए इसे हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। द कॉम्प्लीमेंट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट। यानी कॉम्प्लीमेंट का काम है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। यह सेंटेंस के मीनिंग को और क्लियर करता है और कई बार सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने में हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वह इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। स्लाइड में यह भी दिया गया है कि कॉम्प्लीमेंट नाउन, एडजेक्टिव या नाउन फ्रेज हो सकता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है, द बेबी इज स्लीपिंग। यहाँ द बेबी हमारा सब्जेक्ट है और इज स्लीपिंग प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट के अंदर स्लीपिंग के बारे में ध्यान दीजिए, यह हमें बताता है कि बेबी क्या कर रहा है। यहाँ स्लाइड में स्लीपिंग को कॉम्प्लीमेंट के रूप में दिखाया गया है। तो हम क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द बेबी डूइंग? आंसर है स्लीपिंग, इसलिए यहाँ स्लीपिंग कॉम्प्लीमेंट है। यह सब्जेक्ट यानी द बेबी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और बेबी क्या कर रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, रिया इज अ डॉक्टर। यहाँ रिया क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? वर्ब है और अ डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है। अब क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज रिया? रिया क्या है? डॉक्टर है। तो अ डॉक्टर रिया के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमें पता चल रहा है कि रिया क्या है, सी इज अ डॉक्टर, इसलिए अ डॉक्टर इज द कॉम्प्लीमेंट। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट हमेशा कोई एक्शन नहीं बताता। यहाँ अ डॉक्टर कोई एक्शन नहीं कर रहा, बल्कि सब्जेक्ट रिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट, द केक लुक्स डिलीशियस। अब तीसरा सेंटेंस है, यहाँ देखिए, द केक क्या है? सब्जेक्ट है। लुक्स क्या है? वर्ब है। अब क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डज द केक लुक्स? आंसर है डिलीशियस। केक कैसा दिख रहा है? डिलीशियस दिख रहा है। यहाँ डिलीशियस हमें केक के बारे में बताता है कि केक कैसा लग रहा है, इसलिए डिलीशियस इज द कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव है क्योंकि डिलीशियस केक की क्वालिटी बता रहा है और क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल देखिए, ही बिकेम हैप्पी। यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट है। बिकेम क्या है? वर्ब है। अब क्वेश्चन करेंगे, व्हाट डिड ही बिकम? आंसर है हैप्पी। यहाँ हैप्पी सब्जेक्ट यानी ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है।
हमें पता चल रहा है कि वह कैसा हो गया, हैप्पी हो गया, इसलिए हैप्पी इज द कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट को आसानी से कैसे पहचानेंगे? कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है और सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है। स्लाइड के एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट वर्ब के बाद आता है। इज स्लीपिंग, इज अ डॉक्टर, लुक्स डिलीशियस, बिकेम हैप्पी। इसलिए स्लाइड में दिया गया रूल है द कॉम्प्लीमेंट कम्स आफ्टर द वर्ब and gives more information about the subject or the object। यानी पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, फिर वर्ब आइडेंटिफाई करो, उसके बाद देखो कि वर्ब के बाद कौन सा वर्ड या फ्रेज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वह कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय पर्पस। हम अपनी बात एक ही तरीके से नहीं बल्कि अपनी ज़रूरत और इंटेंशन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बोलते या लिखते हैं। इसी आधार पर सेंटेंसेस को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, यानी जो हमें पूरी और क्लियर बात समझाता है। अब सवाल है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस की जरूरत क्यों पड़ती है? हम सेंटेंसेस का यूज अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, ऑर्डर्स या रिक्वेस्ट देने के लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए और विशेष या प्रेयर्स करने के लिए। इसी पर्पस के आधार पर सेंटेंस के 5 मेन टाइप्स होते हैं। असर्टिव, इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट बताने के लिए। आई गो टू स्कूल एवरी डे। इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन पूछने के लिए। डू यू लाइक आइसक्रीम? इम्पेरेटिव, ऑर्डर या रिक्वेस्ट देने के लिए। प्लीज सिट डाउन। एक्सक्लेमेटरी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल व्यू। ऑप्टेटिव, विश या प्रेयर एक्सप्रेस करने के लिए। मे यू लिव लॉन्ग। तो याद रखिए, हमारा पर्पस या इंटेंशन बदलता है तो सेंटेंस का टाइप भी बदल जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि पर्पस के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस के 5 मेन टाइप्स होते हैं और इन पांचों में हमारा पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो कोई स्टेटमेंट देता है या हमें कोई इंफॉर्मेशन बताता है। इसमें हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, इवेंट या आइडिया के बारे में कुछ बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप आता है और यह हमें कोई इंफॉर्मेशन देता है। यूजेस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का यूज हम कई तरह की इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। सबसे पहले टू गिव इंफॉर्मेशन, यानी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। दूसरा टू डिस्क्राइब पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और इवेंट्स, यानी किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स या इवेंट के बारे में बताने या डिस्क्राइब करने के लिए। तीसरा टू एक्सप्रेस फैक्ट्स और ओपिनियंस, यानी फैक्ट्स या अपनी ओपिनियंस बताने के लिए। चौथा टू टेल व्हाट इज हैपनिंग और हैपेंड, यानी अभी क्या हो रहा है या पहले क्या हुआ यह बताने के लिए। स्ट्रक्चर, अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट। यहाँ सब्जेक्ट बताता है कि सेंटेंस किस पर्सन या थिंग्स के बारे में है। वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट क्या करता है या क्या है, और रिमेनिंग पार्ट में ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट या बाकी इंफॉर्मेशन आ सकती है। एग्जाम्पल, रिया रीड्स अ बुक। यहाँ रिया सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और अ बुक ऑब्जेक्ट है। पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस। अब स्लाइड में कुछ पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस दिए गए हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट।
यह एक स्टेटमेंट है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ हम रिया या किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। वी विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे। यह बताता है कि हमने यस्टरडे क्या किया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह एक जनरल ट्रूथ या कॉमनली एक्सेप्टेड आइडिया को एक्सप्रेस करता है। और दिस बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग में बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस केवल पॉजिटिव नहीं होते, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। यह नेगेटिव सेंटेंस है। शी इज नॉट एट होम। यह बताता है कि वह घर पर नहीं है। वी डिड नॉट वॉच द मूवी। यह बताता है कि हमने मूवी नहीं देखी। लाइंग इज नॉट गुड। यहाँ लाइंग के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है। और दिस बुक्स इज नॉट बोरिंग भी एक नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस है। तो ध्यान रखिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर सेंटेंस इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट दे रहा है तो वह असर्टिव सेंटेंस ही होगा। रिमेंबर, असर्टिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विथ अ फुल स्टॉप एंड गिव इंफॉर्मेशन। और स्लाइड का लास्ट एग्जाम्पल है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यह एक इंफॉर्मेशन और जनरल ट्रूथ बताने वाला असर्टिव सेंटेंस है। अब टाइप ऑफ सेंटेंस में हमारा सेकेंड टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले समझते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो कोई क्वेश्चन पूछता है और जिसका पर्पस होता है किसी इंफॉर्मेशन या आंसर को जानना, इसलिए इसे क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है और इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के दो मेन टाइप्स होते हैं, यस नो क्वेश्चंस। पहला टाइप है यस नो क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम जनरली यस या नो में दे सकते हैं। आर यू कमिंग टू द पार्टी? इसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। इज शी योर सिस्टर? इसका आंसर भी यस या नो में हो सकता है। इसी तरह डू यू लाइक आइसक्रीम? कैन ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम? और हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क? ये भी यस नो क्वेश्चंस हैं। तो सिंपल वे में याद रखिए, जिस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है वह यस नो क्वेश्चंस हैं। WH क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। इनका पर्पस किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जानना होता है और इनका आंसर सिर्फ यस या नो में नहीं दिया जा सकता। जैसे हु इज एट द डोर, यहाँ हमें पर्सन के बारे में जानना है। व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ एक्शन के बारे में पूछा गया है। व्हेन इज योर बर्थडे, यहाँ टाइम पूछा गया है। वेयर डू यू लिव, यहाँ प्लेस पूछा गया है। व्हाई आर यू लेट, यहाँ रीजन पूछा गया है। और हाउ डिड दिस हैपन, यहाँ हम जानना चाहते हैं कि यह कैसे हुआ। तो इन क्वेश्चंस में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ हमें अलग अलग टाइप्स की इंफॉर्मेशन जानने में हेल्प करते हैं। सो रिमेंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए 3 बातें याद रखिए। यह क्वेश्चन पूछता है, इंफॉर्मेशन या आंसर जानने के लिए यूज होता है और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है। और इसके 2 मेन टाइप्स हैं, यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस। So, interrogative sentence help us to ask questions and get answers. अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के एक और इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है।
इम्पेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहते हैं या कुछ ना करने के लिए कहते हैं, यानी इसमें हम कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे क्लोज द डोर यानी दरवाजा बंद करो। यहाँ किसी को एक काम करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक खास बात है कि इसमें यूज सब्जेक्ट यूजुअली लिखा नहीं होता लेकिन समझा जाता है। जैसे सिट डाउन, इसका मतलब है यू सिट डाउन, बट यहाँ पे यू का यूज नहीं किया गया है, सिर्फ सिट डाउन लिखा गया है। इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि इससे किसी को बैठने के लिए कहा गया है। अब इम्पेरेटिव के अलग अलग पर्पस को समझते हैं। कमांड और ऑर्डर। सबसे पहला है कमांड और ऑर्डर। जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं तब हम कमांड या ऑर्डर का यूज करते हैं। जैसे क्लोज द डोर, सिट डाउन, बी क्वाइट, डू योर होमवर्क। इन सभी सेंटेंसेस में किसी को सीधे कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है, और अगर हमें किसी को कोई काम ना करने के लिए कहना हो तो हम डोंट का यूज कर सकते हैं। जैसे डोंट टॉक इन क्लास, यानी क्लास में बात मत करो। नेक्स्ट, रिक्वेस्ट। कभी कभी हमें किसी से कोई काम करवाना होता है लेकिन हम उसे ऑर्डर की तरह नहीं, पोलाइटली कहना चाहते हैं, तब हम रिक्वेस्ट करते हैं। इसके लिए हम अक्सर प्लीज का यूज करते हैं। जैसे प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज पास मी द बुक। यहाँ हम किसी को आदेश नहीं दे रहे हैं बल्कि प्यार और पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए याद रखिए, प्लीज प्लस वर्ब इक्वल्स टू पोलाइट रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, एडवाइस और सजेशन। तीसरा है एडवाइस, यानी किसी को अच्छी सलाह देना। जब हम किसी को बताते हैं कि उसके लिए क्या करना अच्छा रहेगा तब हम एडवाइस देते हैं। जैसे ईट हेल्दी फूड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, स्टडी रेगुलरली, ऑलवेज बी ऑनेस्ट। यहाँ हम किसी को कोई आदेश देने के लिए नहीं बल्कि उनके बेनिफिट के लिए सलाह दे रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ स्टडी रेगुलरली तो मैं आपको पढ़ाई करने की एडवाइस दे रही हूँ ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन। अब आखिरी है इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन। जब हम किसी को किसी काम को कैसे करना है उसके स्टेप्स या डायरेक्शंस बताते हैं तब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे एग्जाम में टीचर्स कह सकती है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट योर नेम ऑन द टॉप, फिल इन द ब्लैंक्स, टर्न टू पेज 10। यहाँ हम किसी को कोई काम कैसे करना है या क्या करना है उसकी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्विक रिवीजन। तो अब एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। कमांड या ऑर्डर, किसी को आदेश देना। रिक्वेस्ट, पोलाइटली किसी से कुछ कहना। एडवाइस, किसी को अच्छी सलाह देना। इंस्ट्रक्शन, किसी काम को करने की दिशा या तरीका बताना। और ये सभी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पर्पस हैं। डेली लाइफ में हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे वेक अप ईयरली, डू योर एक्सरसाइज, गो टू स्कूल ऑन टाइम, वॉश योर हैंड्स, कीप योर रूम क्लीन, रीड स्टोरीज एवरी डे, थ्रो ट्रैश इन द बिन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेंटेंस के एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप को समझेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मान लीजिए आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिली और आप कहते हैं व्हाट अ वंडरफुल न्यूज़, या अचानक आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसे देखकर आप बहुत सरप्राइज्ड हो गए और आपने कहा ओह व्हाट अ सरप्राइज। तो यहाँ हम सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं बल्कि अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। हम अलग अलग इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे जॉय यानी खुशी, सरप्राइज यानी आश्चर्य, सैडनेस यानी दुख,
एंगर यानी गुस्सा, फियर यानी डर और वंडर यानी किसी चीज को देखकर बहुत अमेज्ड होना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें बहुत खुशी हुई तो हम कह सकते हैं व्हाट अ वंडरफुल डे, यानी कितना शानदार दिन है। अगर हमें किसी बात से सरप्राइज हुआ तो हम कह सकते हैं ओह यू स्कैर्ड मी। यहाँ सरप्राइज या फियर की फीलिंग्स दिखाई दे रही है। अगर हम बहुत दुखी हैं तो कह सकते हैं अलास ही इज नो मोर। यहाँ अलास सैडनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। और अगर हमें बहुत गुस्सा आया तो हम कह सकते हैं हाउ डेयर यू। यहाँ एंगर की स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई दे रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। यह मार्क हमें बताता है कि सेंटेंस में कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस किया जा रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में व्हाट, हाउ, ओह और अल्लाह जैसे वर्ड्स भी कॉमनली यूज होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा होने की इच्छा करते हैं, किसी के लिए होप, प्रेयर, ब्लेसिंग या गुड विशेस देते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते, बल्कि हमारे मन में किसी के लिए एक अच्छी इच्छा या प्रेयर होती है। जैसे अगर मैं कहूँ मे यू सक्सीड इन लाइफ, इसका मतलब है आप जीवन में सफल हो। यहाँ मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सक्सेसफुल होने की विश कर रही हूँ, इसलिए यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसी तरह मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मतलब आपके सारे सपने पूरे हों। और माइट यू ऑलवेज बी हैप्पी, मतलब आप हमेशा खुश रहें। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम किसी के लिए अच्छी चीज की विश कर रहे हैं। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस भी होते हैं जिनका यूज हम किसी को गुड विशेस देने के लिए करते हैं। जैसे बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर। जब कोई एग्जाम देने जा रहा हो, कंपटीशन में जा रहा हो या कोई नया काम शुरू करने जा रहा हो तो हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, यानी आपको सफलता मिले। अब बात करते हैं ब्लेसिंग्स की। जब हम किसी के लिए हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रोटेक्शन या लॉन्ग लाइफ की प्रेयर करते हैं तो वह ब्लेसिंग होती है। जैसे गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मतलब भगवान आपकी रक्षा करे। मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आप लंबी उम्र तक जिए। अब ध्यान दीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अक्सर कुछ खास वर्ड्स या फ्रेजेस से शुरू होते हैं। जैसे मे, माइट, वुड दैट, गॉड ब्लेस और लॉन्ग लिव। जैसे मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस, यहाँ हम सक्सेस की विश कर रहे हैं। वुड दैट यू बी हैप्पी फॉर एवर, यहाँ हमेशा खुश रहने की इच्छा एक्सप्रेस की गई है। गॉड ब्लेस यू विथ विजडम एंड स्ट्रेंथ, यहाँ विजडम और स्ट्रेंथ के लिए ब्लेसिंग दी जा रही है। और लॉन्ग लिव आवर कंट्री, इसमें हम अपने कंट्री के लंबे समय तक मजबूत रहने की विश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे एक लाइन में याद रखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इक्वल्स टू विश प्लस होप प्लस प्रेयर प्लस ब्लेसिंग्स प्लस गुड विशेस। जब भी हम अपने लिए या किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा होने की विश या प्रेयर करें तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। और यही वजह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारी लैंग्वेज को पॉजिटिव, काइंड और इनकरेजिंग बनाते हैं। ये हमारे वर्ड्स के थॉट दूसरों के लिए गुड विशेस और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी को मे यू सक्सीड, गॉड ब्लेस यू या ऑल द बेस्ट कहते हैं, रिमेंबर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेंटेंसेस के कुछ टाइप को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटेंसेस के और भी टाइप्स को डिटेल में समझेंगे विथ लॉट्स ऑफ इजी एग्जांपल्स। तो हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।